तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोध क्या है, रिसर्च क्या है। शोध को हम गवेषणा कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, कई तमाम नामों से इसको जानते हैं। अब शोध का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। शोध यानी अनुसंधान या गवेषणा, इसको अंग्रेजी में हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर के बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है क्या, पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो पुनः खोजना यानी रिसर्च यानी शोध का मतलब है पुनः खोजना या पुनः खोज। ठीक है, अब शोध का मतलब पुनः खोजना है, तो पुनः खोजना क्या है, दोबारा से किसी चीज की खोज करना। तो दोबारा से किसी चीज की खोज करने का मतलब यहां पे ये है कि हमारे पास जो प्रचलित ज्ञान है, जो पुराना ज्ञान है, उस पुराने ज्ञान में हम जब नए ज्ञान को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस नए ज्ञान को ऐड करने की प्रक्रिया क्या है, शोध है। हमने कुछ शोध किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका कोई मकान बन रहा है, तो मकान में आप देखते हैं ना, जब मकान बनता है तो ईंट से बनता है मकान। ठीक है, ईंट में आप देखते हैं कि भाई कहाँ पे कोई छेद है, कोई छिद्र कहाँ पे है, तो जहाँ पे थोड़ा सा कोई छेद है आप उसको क्या करते हैं, भरते हैं, वहां पे ईंट का छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं, फिर है ना, फिर उस पर प्लास्टर वगैरह करते हैं। तो शोध का मतलब ये है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में वो गैप्स देखते हैं जो उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में वो गैप्स होते हैं, उन गैप्स को पूरा करने के लिए हम उसमें कुछ नई चीज ऐड करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। तो पुनः खोज करना, पुनः खोज का मतलब है कि इसमें कुछ और क्या नया हो सकता है। हमारे पास जो प्रचलित ज्ञान है, तो उस प्रचलित ज्ञान में हम जब नए ज्ञान को ऐड करते हैं तो उसको हम शोध बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? दैट इज कॉल्ड रिसर्च, ये रिसर्च है। ठीक है, परिभाषा के तौर पर अगर हम इसको समझें तो डॉक्टर एमपी वर्मा के अनुसार अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है। डॉक्टर एमपी वर्मा के अनुसार अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं में परिमार्जन करती है। कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं तो अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि हम जो ये काम कर रहे हैं पुरानी नॉलेज में हम नई नॉलेज को जो ऐड कर रहे हैं, ये बौद्धिक प्रक्रिया है, ये दिमाग से होती है। पहली बात, यानी अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें हम बौद्धिक प्रक्रिया है और इसके साथ हम क्या करते हैं कि नए ज्ञान को प्रकाश में लाते हैं, यानी कि जो पहले जो पुराना ज्ञान तो है लेकिन पुराने ज्ञान में कौन सी चीजें कुछ नहीं है, उस नए ज्ञान को भी हम प्रकाश में लाते हैं। प्रकाश में, अरे इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी हो सकती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। यानी अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है। और बौद्धिक प्रक्रिया किस तरीके की है कि इसमें हम जो पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसको प्रकाश में लाते हैं। ठीक है, अथवा पुरानी त्रुटियों के, जो पुरानी त्रुटियां होती हैं, समझ में आ रहा है, जो पुरानी त्रुटियां होती हैं, पुरानी त्रुटियों का मतलब कि भाई हमने कोई रास्ता पहले संकरा बनाया है, ठीक है, अब हम उसको चौड़ा बना रहे हैं। चौड़ा बनाने का मतलब यह है कि भाई आयात निर्यात ज्यादा बढ़िया तरीके से, सुविधाएं बढ़िया तरीके से मिले, गाड़ी अगर चली तो आपस में टकराए नहीं, हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसमें नई चीज जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पुरानी जो त्रुटियां थी, पुरानी त्रुटियां थी कि हमारी सड़क क्या थी, पतली थी, ठीक है, वो त्रुटि थी क्योंकि उसमें एक ही गाड़ी जा सकती थी। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं कि जिसमें दो गाड़ियां एक साथ चले। ठीक है, तो पुरानी त्रुटियों में क्या करना, उनमें परिमार्जन करना, उनमें संशोधन करना, उसमें कुछ नवीनीकरण करना। ठीक है, या पुरानी त्रुटियों धारणाओं में परिमार्जन का मतलब होता है संशोधन करना या उसमें जोड़ना, कुछ चीजें जोड़ना। ठीक है, करती है तथा व्यवस्थित रूप से वर्तमान कोष में वृद्धि करती है। व्यवस्थित रूप से वर्तमान कोष में, वर्तमान कोष का मतलब यह है कि पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के नाते हमने स्टेट के बारे में हम जो बात करते हैं, स्टेट की डेफिनेशन हम करते हैं, तो स्टेट की डेफिनेशन में जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि भाई एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग वो किस प्रकार से वहां पे शासन कर रहे हैं, उनका राजनीतिक व्यवहार क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें नई चीजें भी हम जोड़ सकते हैं। यानी स्टेट की जो डेफिनेशन है वो तो पूरी नहीं है ना, उसमें उस डेफिनेशन में हम कुछ नई चीज भी जोड़ सकते हैं। पहले जैसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद नहीं था, जब व्यवहारवाद का कंसेप्ट नहीं आया था तो उस समय क्या चलता था राजनीतिक विज्ञान में, कि सत्ता को, राजनीतिक विज्ञान किसे कहते थे, सत्ता को पाने, और राजनीति मतलब दूसरे पे शासन करने की प्रक्रिया से संबंधित हम राजनीति का अध्ययन करते थे। लेकिन जब से राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद आया तो नई चीज जुड़ गई ना, पुरानी चीज में नई चीज जुड़ गई। व्यवहारवाद के आने के बाद राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में एक नई चीज क्या ऐड हो गई कि व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को भी हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो यानी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में कि कहीं पे रहने वाले लोग किस तरीके से शासन कर रहे हैं, उनकी सत्ता को हासिल करने की प्रक्रिया क्या है, और उसके साथ साथ वो किस प्रकार से वहां पे लोगों का राजनीतिक व्यवहार किस तरीके का है। तो व्यवहारवाद के आने के बाद जो पुरानी अवधारणा थी, जो पुरानी चीज थी, उसमें नयापन ऐड हो गया। तो ये नयापन किससे ऐड हुआ, शोध से हुआ, रिसर्च से हुआ। समझ में आ रहा है, रिसर्च का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, मतलब है ना। तो दैट इज कॉल्ड शोध, ये रिसर्च है।
कि मतलब रिसर्च का मतलब ये कि पुराने ज्ञान में हमें नए ज्ञान को हमें जोड़ना है, और ये एक बौद्धिक प्रक्रिया भी है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पुरानी त्रुटियों में सुधार करते हैं। ये तो है नॉर्मली शोध के अर्थ की बात। क्रिया मतलब पुनः, सर्च मतलब खोजना, दोबारा से खोज करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, अनुसंधान, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसर्च में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है, इसको क्यों रिसर्च की यूनिट में रखा गया है? तो हम जब कोई पुराने ज्ञान में किसी नई चीज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस नई चीज को पुराने ज्ञान में जोड़ने की क्या प्रक्रिया होगी? हम जब किसी चीज को क्या करेंगे, किसी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जब जोड़ेंगे तो हम किसी ना किसी तरीके से तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तरीका किस तरीके से होना चाहिए, और जो हमारा तरीका है वो तरीका कितना सत्य पे आधारित है? क्योंकि यहाँ पे शोध का मतलब यह है कि शोध एक ऑथेंटिक होता है। हम जो रिसर्च करते हैं वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, उसकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पुराना नॉलेज है, पुराने नॉलेज में अगर हम नए ज्ञान को ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने की जो हमारी विधि होगी, जिसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसको ऐड करने की हमारी जो विधि होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि वैज्ञानिक होनी चाहिए। वो वैज्ञानिक होनी चाहिए जिसकी हम जांच भी कर सके, जिसकी सत्यता की हम जांच भी कर सके कि हमने ये चीज निकाली है, इसकी आप जांच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हमने बोला, हमने रिसर्च के तहत पढ़ा कि शोध क्या है, शोध का मतलब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। अब हम आ रहे हैं कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को कैसे जोड़ा जाए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो मेथोडोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए हम प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद का उदाहरण देते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं कि भाई प्रत्यक्षवाद क्या है, पॉजिटिज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिज्म क्या है। तो पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म को हम क्या करते हैं, इसकी विधि, इसके तरीकों के तहत पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो पुराना ज्ञान है उसमें जो नया ज्ञान हम ऐड कर रहे हैं तो उस ज्ञान को ऐड करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब नॉर्मली हमने जब शोध के बारे में बात किया कि भाई शोध क्या है, शोध क्या है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। पुराना ज्ञान ये है और पुराने ज्ञान में हम नए ज्ञान को, इस ज्ञान को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, नॉर्मली हम जब किसी भी नए ज्ञान को या किसी भी पुराने ज्ञान में जब नए ज्ञान को जोड़ते हैं या पुराने ज्ञान की जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करते हैं। तो उन त्रुटियों को दूर हम किस तरीके से करते हैं, अपनी इंद्रियों से करते हैं। क्योंकि शोध कौन करता है, व्यक्ति करता है। सामाजिक विज्ञान में शोध होते हैं, ठीक है, अगर साइंस में भी कोई शोध होते हैं तो व्यक्ति ही करता है। तो व्यक्ति शोध करने का क्या है, एक मुख्य औजार है, मान के चलो, ठीक है। साध्य है कि साधन है, साधन है। यहाँ पे व्यक्ति क्या है, शोध करने वाला भी कौन है, व्यक्ति है। अब व्यक्ति पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को किन आधारों पर जोड़ेगा? व्यक्ति पुराने ज्ञान में अगर नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तरीका होगा ना उसको जोड़ने का। तो जोड़ने का उसका नॉर्मली वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार या अपने अनुभव से, ज्ञान इंद्रिय मतलब अपने अनुभव से चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है। अनुभव मतलब ज्ञान इंद्रिय। तो अब ज्ञान इंद्रिय में क्या क्या चीजें आती हैं, आंख, नाक, कान, जो भी चीजें, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन ज्ञान इंद्रियों के ऑब्जर्वेशन से, इन ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करता है वो, और अनुभव के आधार पर क्या करता है, उसको सेट करता है, पुराने ज्ञान में उसको जोड़ता है। लेकिन अब जोड़ने का तरीका क्या होगा? तो जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध के तहत जो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने का तरीका है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। हम ज्ञान इंद्रिय से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से जोड़ें, हमारा जोड़ने का तरीका इस तरीके का होना चाहिए जिससे क्या हो, उसमें हम उसकी सत्यता की जांच भी कर सके आने वाले समय में, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी कि भाई पानी गर्म है, तो पानी गर्म है तो आपने कॉमन सेंस का यूज किया और आपने बोतल से पानी पिया, पर कितना गर्म है, वो कितना गर्म है कि प्रक्रिया में आपको तरीके से नहीं समझा पाया। अगर मैं कितना गर्म है पानी, उस तरीके, उस पानी की उस एक्यूसेंसी को मैं तरीके से अगर आपको समझाता, एक फॉर्मेट के जरिए समझाता, तो आपको आभास हो जाता कि पानी कितना गर्म है। आपने पानी पिया, आपने बोतल लगाई, एकदम से गर्म पानी मुंह में डाल दिया, आपका मुंह जल गया, ठीक है। तो यानी मैंने बोला पानी गर्म है, आपने कॉमन सेंस लगाया कि गर्म है, लेकिन मैं आपको ये नहीं समझा पाया कि पानी कितना गर्म है। और समझा किस लिए नहीं पाया, मैं वो तरीका नहीं बता पाया आपको। तो बात यहाँ पे तरीके की है। तो कॉमन सेंस के आधार पे आपने ज्यादा पानी पिया तो आपका मुंह जल गया। तो यानी कॉमन सेंस की जो प्रक्रिया होती है, कॉमन सेंस भी हम ज्ञानेंद्रियों से ही करते हैं, समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस भी हम ज्ञानेंद्रियों से ही करते हैं, क्योंकि मैंने बोला शोध करने वाला तो व्यक्ति है। तो उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल हम शोध में नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। कॉमन सेंस गलत होने का एग्जाम्पल मैं एक दूसरा देता हूँ। कॉमन सेंस गलत कैसा होता है, इसका मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत बन ठन करके जा रहा है, दूसरा व्यक्ति बना ठाना नहीं है। एक व्यक्ति ने बैग भी टाँका हुआ है, दूसरे व्यक्ति ने बैग नहीं टाँका हुआ है, नॉर्मल चप्पल में जा रहे हैं, उसमें दोनों साथ जा रहे हैं।
आप पहले वाले व्यक्ति को देख करके, जो बिल्कुल बन ठन करे, उसको देख करके आपका कॉमन सेंस क्या जवाब देगा कि ये व्यक्ति निश्चित तौर पे मार्केट जा रहा है, किसी काम को लेकर के कहीं बाहर जा रहे हैं, बड़े काम को लेकर के, अपने कोई निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये क्या कर रहा है, मार्केट जा रहा है। आपका कॉमन सेंस ये हुआ, ठीक है, क्या पता वो मार्केट ना जा रहा हो, वो बगल पे ही जा रहा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कॉमन सेंस वहां बिल्कुल सही हो। दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये बना ठाना नहीं है, नॉर्मल चप्पल में जा रहा है, मार्केट नहीं जा रहा होगा, आपका कॉमन सेंस ने उसको बोला कि ये मार्केट नहीं जा रहा है, लेकिन वो मार्केट जा रहा है, और वो उसका स्टाइल है, वो ऐसे ही रहता है, वो नॉर्मल मार्केट भी जाता है तो चप्पल में चला जाएगा या फिर निकर में चला जाएगा। अब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना बड़ा टफ होता है। तो कुल मिलाकर के जो शोध होते हैं, शोध के तहत इस प्रकार का कॉमन सेंस नहीं चलता है, क्योंकि इस प्रकार का कॉमन सेंस हम जब शोध में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का कॉमन सेंस से हम क्या कर सकते हैं, उस शोध जो हमने किया है उसकी सत्यता की जांच हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। हमने जिस समय काम कर दिया, सपोज मेरा टॉपिक है कि भाई दक्षिण एशिया में आतंकवाद और उसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत दक्षिण एशिया के आतंकवाद में किस तरीके से भारत उसको डिफेंड कर रहा है, मेरा ये टॉपिक है रिसर्च का। अब मैं इस टॉपिक में क्या कर रहा हूं, जो पुराना ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ रहा हूं ना, तो नया ज्ञान में जोड़ूंगा तो अपना ऑब्जर्वेशन के आधार पे जोड़ूंगा। सपोज मेरा लाइब्रेरी वर्क है, तो मेरा लाइब्रेरी वर्क के तहत मैं क्या करूंगा, बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, लिटरेचर रिव्यू करूंगा, और उन लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मैं क्या करूंगा, अनुभव करूंगा, महसूस करूंगा, मैंने ये किताब भी पढ़ी, वो किताब भी पढ़ी, ये किताब भी पढ़ी, ये किताबें पढ़ी, और उस किताब में एक ही टॉपिक पढ़ा मैंने। अब उसी टॉपिक को मैंने अलग अलग दृष्टिकोणों से पढ़ा, 10 लोगों ने उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझाया, तो मैंने उनका ऑब्जर्वेशन लिया, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने दक्षिण एशिया में आतंकवाद क्या है, ठीक है, उस आतंकवाद को मैंने एक कंक्लूजन आएगा ना, 10 लोगों की चीजों को जब मैं पढ़ूंगा तो एक कंक्लूजन आएगा, तो वो कंक्लूजन मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन उस कंक्लूजन को निकालने का मेरा एक तरीका होगा ना, पर्टिकुलर तरीका। अगर मैं मोटे तौर पे मैं अगर जस्टिफाई नहीं करूंगा कि भाई मैंने ये जो निकाला है कंक्लूजन, मैंने कहां से निकाला है, कौन कौन से सोर्स से निकाला है, मैंने ये बुक पढ़ी है, उस बुक में मैंने ऐसे पढ़ा, उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है, उस बुक में मेरे को टेररिज्म इस तरीके का मिला है ना, तो मैं उसकी फॉर्मेट भी लिखूंगा, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। अगर वो भी टेररिज्म को पढ़ रहा होगा तो उसकी भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति ने जो ये निष्कर्ष निकाला है टेररिज्म को लेकर के दक्षिण एशिया में कि इस तरीके का आतंकवाद है, या आतंकवाद की प्रकृति इस तरीके की है, तो ये जो निष्कर्ष निकाला है ये इन चीजों से पढ़ करके निकाला है। वो भी अगर उन चीजों से पढ़ेगा तो क्या पता उसका भी ऐसे निष्कर्ष निकलेगा, या मेरे निष्कर्ष के वो नजदीक पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो पुराना ज्ञान में मैं नए ज्ञान को जोड़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर तरीके से उसको जोड़ूंगा। अब वो तरीका ऐसा होगा कि उसकी सत्यता की जांच आने वाले समय में की जा सकती है। तो शोध में सत्यता की जांच करने की बात की जाती है, ठीक है। अब हम बात आते हैं प्रत्यक्षवाद पे। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद को समझ लीजिए। प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त मानता है। यानी प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया हुआ ज्ञान को ही उपयुक्त मानता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति। वो बोल रहा है कि हम ज्ञान तो ले रहे हैं, नया ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन ये नया ज्ञान तभी रिलायबल होगा जब ये वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होगा, ऐसा प्रत्यक्षवादी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। प्रत्यक्षवाद कुल मिलाकर के वो अवधारणा है जो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान को ही सही मानता है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को ही सही मानते हैं प्रत्यक्षवादी, अदरवाइज और ज्ञान को नहीं मानते। जैसे मैंने बोला कि कॉमन सेंस के तहत जो आप ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, वो ज्ञान उसका आप दोबारा टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पानी गर्म है, आपने कॉमन सेंस लगाया कि भाई पानी ज्यादा गर्म नहीं है, आपने ज्यादा पी दिया, पानी ज्यादा गर्म था, तो आपका कॉमन सेंस क्या निकला, बेकार निकला। अब वो कॉमन सेंस आपकी प्रकृति और आपके नेचर के हिसाब से आपके मन में उस समय भाव ऐसे आए, क्या पता उस समय आप मानसिक रूप से बिजी हैं, आपने ज्यादा गौर नहीं किया, आपने पी लिया, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया, तो यानी आपका जो कॉमन सेंस का जो नेचर था उस समय का, ठीक है, वो नेचर दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये, तो यानी जब दोबारा वो पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। इसलिए कॉमन सेंस को हम वैज्ञानिक ज्ञान के तहत नहीं मानते। तो प्रत्यक्षवाद ये है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद दूसरे, इसमें हमने देखा कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है। अब वैज्ञानिक पद्धति है क्या, किसे कहेंगे हम वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। अब हमने बात करी वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही सही मानता है और ज्ञान को नहीं मानता है वो। अब वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं हम, तो वैज्ञानिक पद्धति के तहत आपको दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए, दो चीजें आपको याद करनी है या समझनी है। पहली चीज कि वैज्ञानिक पद्धति के तहत वस्तु स्थिति तथ्यों के बीच संबंध। कहने का मतलब यह है कि हमने बोला कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान को ही सही मानता है और ज्ञान को सही नहीं मानता। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तो वैज्ञानिक पद्धति को समझने के लिए देख लीजिए, वैज्ञानिक पद्धति मतलब कि वस्तु स्थिति
और तथ्य के बीच संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के तहत पहली चीज जो वस्तु स्थिति है, वैज्ञानिक पद्धति उस वस्तु स्थिति और तथ्यों के बीच संबंध को जोड़ने की बात करती है। वस्तु स्थिति क्या है? आप कहां पे खड़े हो, ठीक है। तथ्य क्या है? जहां पे आप खड़े हो, आप सड़क पे हो, ठीक है, या फिर आप किसी गाड़ी में हो, ठीक है, और उससे आपके मेन मार्केट की दूरी कितनी है। तथ्य का मतलब इसमें हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। वस्तु स्थिति और तथ्यों के बीच के संबंध, या इसको आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि भाई वस्तु स्थिति, सपोज आप आटा देख लीजिए या चावल देख लीजिए, आटा है, ये क्या है? वस्तु है। अब वस्तु स्थिति और तथ्यों के बीच संबंध, तो जब हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो उस रोटी बनाने से संबंधित हम उसमें जो क्रिया करते हैं, कितना पानी डालें, वो तथ्य है। कितना पानी डालें, कैसे उसकी प्रक्रिया के तहत हम करें, इसके तहत आप और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। मैं मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूं। तो कहने का मतलब यह कि वस्तु स्थिति का मतलब अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु की स्थिति क्या है, उस वस्तु की स्थिति क्या है, वो कौन सी स्थिति में है, ठीक है, और उसके साथ तथ्यों का संबंध किस तरीके से है, तथ्यों को जोड़ने की कोशिश की जाती है उसमें। कि तथ्य का मतलब यह है कि वो जो वस्तु है वो किस अवस्था में है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर इतना क्यों है, ये तथ्य है। तो उन तथ्यों का उस वस्तु स्थिति से संबंध को जोड़ने की बात करता है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति कोई भी तथ्य है, या पानी, कहीं का पानी ज्यादा गर्म होता है सपोज, तो उस पानी की वस्तु स्थिति क्या है? वो गर्म है। लेकिन तथ्य क्या है? गर्म क्यों है, कौन से रीजन है? नीचे ज्वालामुखी का नीचे स्रोत है, ज्वालामुखी के स्रोत होने से क्या होता है? तो ये वस्तु स्थिति से उन तथ्यों को जोड़ने की बात करता है। क्यों है, किस लिए है, कितनी मात्रा में है, इतनी मात्रा में है तो क्यों है, पानी इतनी मात्रा में ही गर्म क्यों है, इससे ज्यादा मात्रा में गर्म क्यों नहीं है। तो वो सारे उन तथ्यों को जोड़ने की बात करता है वो वैज्ञानिक तरीके से। तो कुल मिलाकर के पहली चीज तो जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति और उस वस्तु स्थिति के साथ जो तथ्य है, उन तथ्यों के बीच संबंध को स्थापित करने की बात करता है वैज्ञानिक पद्धति। दूसरा है वस्तु स्थिति के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। विस्तृत ज्ञान, कितना गर्म है, क्यों गर्म है, इतना ही गर्म क्यों है पानी, कहीं पे अगर प्राकृतिक पानी कोई गर्म होता है जहां पे जैसे, ठीक है, तो उस वस्तु स्थिति में जो तथ्य हैं उनके संबंध और उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान को विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करता है वैज्ञानिक पद्धति। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिकल मेथड। ये समझ में आ गया? तो साइंटिफिकल मेथड का मतलब ये कि कोई चीज है तो उस चीज के साथ जो तथ्य जुड़े हैं उनको कोरिलेट करने की कोशिश करता है, उसको जोड़ने की कोशिश करता है, और जोड़ने के साथ साथ उसको विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करता है। तो यानी अगर हम किसी चीज को किसी से जोड़ेंगे तो किसी तरीके से जोड़ेंगे ना, उसको जोड़ने का कोई तरीका होगा, है ना। अगर हम गाड़ी में हैंडल लगाते हैं तो हैंडल को जोड़ा जाता है, उसको एक तरीके से जोड़ा जाता है, उसके फिर उसके जो पहिए होते हैं पहियों से वो इंटरलिंकेज होता है। तो यानी अगर किसी चीज को किसी वस्तु स्थिति के साथ उनके तथ्यों को जोड़ा जा रहा है तो उसके जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? एक प्रोसेस के तहत होती है, एक सीक्वेंस के तहत होती है, एक क्रमबद्धता के तहत होती है। और क्रमबद्धता के तहत कोई भी चीज जब होती है तो उसमें एक क्या होता है? निखार आता है, उसका एक कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन जो होता है वो सत्यता के नजदीक होता है, एक निष्कर्ष। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रोटी बनाते हो तो रोटी को एक सीक्वेंस के तहत बनाते हो, उसका एक पैटर्न होता है ना, एक सीक्वेंस के तहत हम रोटी बनाते हैं। तो सीक्वेंस के तहत रोटी बनाने का एक रोटी का लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है कि रोटी मिल गई है। बिना सीक्वेंस के करोगे तो आप क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब उस रोटी बनाने का जो सीक्वेंस है उसकी आप बार बार जांच कर सकते हो। इस बार मैंने जो रोटी बनाई थी उसमें पानी थोड़ा ज्यादा मैंने डाल दिया था आटा गूंथते समय, और ये थोड़ा सा गीली हो रही थी, बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो उसकी आप बार बार जांच भी कर सकते हो। तो यानी आटा था, आटे के साथ आपने जो तथ्य जोड़े, वस्तु स्थिति के साथ आपने जो तथ्य जोड़े और उनका जो संबंध आपने बनाया, ठीक है, तो वो एक तरीके से बनता है, एक सीक्वेंस के तहत, जिसमें और सीक्वेंस वैज्ञानिकता को प्रेजेंट करती है। और वैज्ञानिकता क्या मांग करती है? सत्यता की जांच करती है, या सत्यता को निकालने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर के विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान, और क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब क्या है? क्रमबद्धता से क्या होता है? सत्यता के नजदीक पहुंचा जाता है। रोटी बनाने का क्रमबद्ध तरीका क्या होता है? आपको लास्ट में कंक्लूजन देता है ना, वो सत्य के करीब, वो आपको एक अनुभूति दे रहा है, उसका एक निष्कर्ष निकल गया कि भाई आपने पहले आटा निकाला, फिर उसको छन्नी से छला, फिर आपने छन्नी से छलने के बाद क्या किया? उसको पानी डाला, पानी भी आप थोड़ा थोड़ा डालते हो, उसे गूंथते हो, थोड़ा थोड़ा मिला करके। एक ही बारे में पूरी अगर बाल्टी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। तो एक पर्टिकुलर तरीका है, और उस तरीके से आपको उस सीक्वेंस से आपको एक निष्कर्ष पे आप पहुंच रहे हैं। और निष्कर्ष क्या होता है? सत्यता के करीब होता है, और विज्ञान सत्यता की डिमांड करता है। तो इसलिए भी यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति से वैज्ञानिक पद्धति क्या करती है? जिन तरीकों से
वस्तु स्थिति और उसके बीच संबंध को क्रिएट करती है, वो तरीका क्या होता है, वो वैज्ञानिक होता है, वो एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से होता है और वो सत्यता के नजदीक होता है, जिसको हम विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए प्रत्यक्षवाद इसका समर्थन करता है वैज्ञानिक। अब हमने दूसरी यूनिट के तहत प्रत्यक्षवाद की बात की, तो प्रत्यक्षवाद की उत्पत्ति की हम बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद की जो उत्पत्ति है वो 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे के द्वारा हमें देखने को मिलती है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, द पॉजिटिव फिलॉसफी, यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन। उस पुस्तक में इनके द्वारा बोला जाता है कि 3 अवस्थाओं से होकर के मानवीय ज्ञान क्या होता है, वो गुजरता है। यानी जो द पॉजिटिव फिलॉसफी इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है, प्रत्यक्षवादी दर्शन, उसमें उस पुस्तक में उनके द्वारा ये बोला जाता है कि जो कोई भी ज्ञान होता है जो मानव अर्जित करता है, वो 3 अवस्थाओं से होकर के क्या होता है, गुजरता है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वो 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 पे है धर्म मीमांसा अवस्था, जिसको थियोलॉजिकल स्टेज हम बोलते हैं। दूसरी जो अवस्था है तत्व मीमांसा अवस्था है, जिसको मेथाफिजिकल स्टेज कहते हैं। और तीसरी वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था है, ठीक है, साइंटिफिकल और तुम्हारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेज। तो इन 3 स्टेजों से होकर के कोई भी ज्ञान क्या होता है, पनपता है। यानी कोई भी जो मानव का जो ज्ञान है वो इन 3 स्टेजों से होकर के गुजरता है, तब जाके उसमें परिपक्वता आती है। पहली जो स्टेज है धर्म मीमांस, तो धर्म मीमांस के तहत ये बोलते हैं इस पुस्तक में कि ये जो ज्ञान है ये अलौकिक पे आधारित होता है। अलौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान का मतलब ये है कि भाई आध्यात्मिक शक्तियों पर आधारित ज्ञान। कहने का मतलब यह है कि धर्म मीमांसा का मतलब यह होता है कि ज्ञान की प्रथम स्टेज है, और इस स्टेज में व्यक्ति क्या होते हैं, अलौकिक जो तरीके हैं अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति में होता है। अलौकिक मतलब कि ऐसा है वैसा है, पुरानी ज्ञान, पुरानी चीजें, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान कि भगवान जी हैं, ऐसा है वैसा है, तो इस ज्ञान का कोई अंत और आदि नहीं होता है। तो ये ज्ञान की प्राथमिक अवस्था है। इमेजिनेशनरी आप बोल सकते हो बड़े स्तर पे, कि आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हो, ऐसा है वैसे, कल्पनाओं में आप चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान की प्राथमिक स्टेज है। तो पहले इस स्टेज से होकर के ज्ञान चलता है। फिर दूसरी स्टेज आती है तत्व मीमांस की। दूसरी जो अवस्था है तत्व मीमांस, जो मेटाफिजिकल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो तत्व मीमांस में जो ज्ञान है वो अनुमान पे आधारित है। ऐसा होगा, हम एक गेस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो दूसरी स्टेज अनुमान वाली आ गई। ये ज्ञान की दूसरी स्टेज है। हम अनुमान के आधार पर क्या करते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं, ये ज्ञान की दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था है ज्ञान की वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था। तीसरी अवस्था में जो अनुमान वाला ज्ञान है ये ब्रॉडर होकर के, इसका विकास होकर के क्या होता है, इस ज्ञान को हम क्या करते हैं, तथ्यों के आधार पर जोड़ते हैं, उनके कोई तरीके निकालते हैं। जो ज्ञान हमने निकाला है उसके स्रोत भी हम निकालते हैं कि भाई ये ज्ञान कैसे आया है, ठीक है। हम चंद्रमा पे जा रहे हैं सपोज, ठीक है, तो हम उसका एक तरीका भी ढूंढ रहे हैं कि हम इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो मशीन है ये इतनी पावर की है, इतनी पावर की मशीन ग्रेविटी को क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है, ठीक है। तो ये उसका हमारे पास एक साइंटिफिकल मेथड है, वो ज्ञान। तो कुल मिलाकर के जो तीसरी अवस्था है ज्ञान की, ठीक है, तीसरी अवस्था में हमारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था में होता है। वो ज्ञान का अंतिम स्टेज होता है। वहां पे ज्ञान को प्रौढ़ अवस्था हम बोल सकते हैं, यानी ज्ञान बूढ़ा हो जाता है अंतिम अवस्था में। तो इस तरीके से इन 3 अवस्थाओं की वो बात करता है अगस्त काम्टे तुम्हारा इस पुस्तक में। तो यानी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत, यानी वो लास्ट में इस ज्ञान पे फोकस करता है। ये जो ज्ञान है वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था वाला, यानी ज्ञान की जो अंतिम अवस्था है, ठीक है, उस अवस्था में ज्ञान क्या हो रहा है, एक परिपक्व अवस्था में पैदा हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार के ज्ञान के, जो ये ज्ञान पैदा हुआ है, इस ज्ञान को हमने जिस तरीके से अर्जित किया है वो तरीका हमारा क्या है, बहुत साइंटिफिक है। उसकी हम बार बार जांच कर सकते हैं, उसके एविडेंस हमारे पास बार बार हैं। और इस तरीके से वो ज्ञान क्या है, हमारा एक्चुअल ज्ञान है, उसके सारे स्रोत हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी ज्ञान को सम्मिलित करने की बात करता है वो रिसर्च में, इसलिए प्रत्यक्षवाद यहाँ पे पनपता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये तो रहा तुम्हारा प्रत्यक्षवाद। अब बात करते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद को। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। उत्तर प्रत्यक्षवाद का कंसेप्ट क्या है। उत्तर प्रत्यक्षवाद के तहत जो ज्ञान है, ठीक है, वो ज्ञान बहुत सारी पद्धतियों के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी बहुल पद्धतियों को सम्मिलित करने की बात करता है। यानी कि ये जो तरीके हैं, ये तरीके क्या होने चाहिए, बहुल पद्धति पर आधारित होने चाहिए। यानी हम जो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का मतलब हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हैं। तो उत्तर प्रत्यक्षवादियों का मानना है कि ये जो तरीके हैं ये एक ही तरीका नहीं होना चाहिए, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होने चाहिए किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे रास्ते होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रत्यक्षवाद ज्ञान को किसी तरीके से करने की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के तहत करने की बात कर रहा है जिसमें साइंटिफिक तरीके से हो। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद इसका एक स्टेप और आगे बढ़ के बोल रहा है कि तरीका तो है लेकिन तरीके बहुत सारे होने चाहिए। बहुलवाद पद्धति की ये बात करता है, बहुलवादी पद्धति। यानी हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो बहुलवादी। बहुलवाद क्या है,
बहुलवाद का मतलब क्या है? आपने पॉलिटिकल साइंस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बहुलवाद का मतलब यह है कि भाई बहुत सारी सत्ताओं को मानने की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो बहुलवाद का मतलब यह है कि कोई भी काम बहुत सारे दृष्टिकोणों से हो, उसके अलग अलग तरीके हो, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी पावर को मानने की बात करता है ना बहुलवाद। सत्ता का अलग अलग तरीके से मानने की बात करता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली हम वहां से इंटरलिंकेज इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो किसी भी काम को करने को बोलता है कि भाई वो काम बहुत सारी पद्धतियों से होना चाहिए, एक ही तरीका नहीं होना चाहिए, एक ही मेथड नहीं होना चाहिए, किसी भी काम करने का बहुत सारे मेथड होने चाहिए। तो यानी ये तरीके की बात कर रहा है प्रत्यक्षवाद, ये उसमें और भी तरीकों को जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए उसको उत्तर प्रत्यक्षवादी हम उसको बोलते हैं। वर्तमान में जितने भी शोध ग्रंथ हैं या जितने भी रिसर्च काम वर्क चल रहे हैं पीएचडी के, ये उत्तर प्रत्यक्षवाद बहुत प्रचलित मॉडल है, इसी के तहत किए जा रहे हैं। अनेक तरीकों से, अनेक आयामों से किसी भी चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है। तरीका का मतलब यह है कि सपोज मैंने बोला कि मेरा जैसे टॉपिक है कि भाई दक्षिण एशिया में आतंकवाद क्या है, सपोज, तो उसका अर्थ और उसकी प्रकृति क्या है, किस तरीके का आतंकवाद है। तो तरीके का मतलब यह कि प्रत्यक्षवादी तो एक तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई मैंने एक दो बुकें पढ़ी है, इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट बनाया उस तरीके से, लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवादी उसी फॉर्मेट को मानने की बात नहीं, कि वो बोलते हैं कि और भी कितने भी फॉर्मेट होने चाहिए, तरीके और भी होने चाहिए, कि मैं वहाँ पे फील्ड में भी जा सकता हूँ और वहाँ पे फील्ड में जाकर के लोगों से पूछ सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ, या फिर किताब से ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ। तो कई तरीकों को सम्मिलित करने की बात करता है। ये आपका फर्स्ट वाली यूनिट के तहत शोध का अर्थ, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। क्यों जरूरी है ये, क्यों रिसर्च एप्टीट्यूड के तहत प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद को जोड़ा गया है, इसको भी हम समझ चुके हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, उस ज्ञान को कैसे जोड़ा जाए, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान कैसे जोड़ा जाए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसका तरीका वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी होना चाहिए।